हमारे साथ इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। चौटाला साहब, आप 87 साल के हो चुके और 88वां साल आपको लग चुका है, तो पहले तो आप दर्शकों को बताएं कि आपकी सेहत और स्वास्थ्य इस समय कैसा है। मेरा खाने पीने का मैं कंट्रोल रखता हूँ जी। दिनचर्या मेरी बड़ी साफ होती है। सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और फिर नाश्ते में सिर्फ फल खाता हूँ। दोपहर में एक फुल्का खाता हूँ। खा के मैं 2 घंटे सो जाता हूँ। चाय नहीं पीता नहीं हूँ। सुबह से हम सैर करता हूँ। रात को 9 बजे मैं खाना खा के सो जाता हूँ। लोगों से मिलना जुलना मेरा एक ध्येय है। मैं हर कार्यकर्ता के दुख सुख में, खुशी गमी में शामिल रहता हूँ। बिल्कुल, हमने आपको देखा लगातार आप जो हैं लोगों से मिलते भी हैं जाकर, चाहे कहीं सुख की बात हो या दुख की बात हो। लेकिन चौटाला साहब, ये आपने बताया आपका खान पान, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बारे में काफ़ी इस तरह की चीज़ें भी हैं कि आपको उर्दू भी आती है और आप उर्दू के अखबार ही पढ़ते हैं, इंग्लिश के अखबार ही पढ़ते हैं। हालांकि आपने जो 10वीं की उसके बाद 12वीं की, ये भी आपने एक बड़ा इतिहास रचा कि मुख्यमंत्री रहे और इतनी उम्र के बाद, और उसके ऊपर हालांकि फ़िल्म भी बनी। तो जो आपकी पढ़ाई आपने की है, कहाँ से ये जज्बा था, क्या आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा भी मिली, और ये पूरे सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, देश के और भारत के बाहर की बात करें, वहाँ भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हुई कि हरियाणा के पूर्व हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था जी, और मुश्तरका हिंदुस्तान में उर्दू जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो मैंने प्राइमरी तक मेरे पास उर्दू थी। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पर हम चूँकि पंजाब में थे उस वक्त, हिंदी राष्ट्रीय भाषा थी। और पंजाबी प्रादेशिक न्यूज़ थी। तो इसलिए मुझे पंजाबी का भी ज्ञान है। फिर जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। चूँकि मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए मुझे पढ़ाई का समय कम मिलता था। घर की ज़रूरियात का विशेष ध्यान देना होता था। पढ़ाई में पूरा समय ना मिलने की वजह से मैं 10वीं में 2 दफ़ा फेल हुआ था। जब मेरी सज़ा हो गई तो मुझे फुर्सत थी और कोई काम नहीं था। तो मैंने वहाँ पढ़ाई करके 10वीं का इम्तिहान दिया, 10वीं पास कर। बिल्कुल, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि आप वहाँ थे, दुख की घड़ी में थे, लेकिन फिर भी आपने उन दिनों को याद किया कि आप चौधरी देवलाल जी के साथ थे, प्रचार करते थे, साथ में राजनीति करते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए थे। लेकिन आपने जो दुख का, कष्ट का समय था, उसको भी कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग किया और वो लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। चौटाला साहब, अगर बात करें जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं, गांव के लोग, जो गांव देहात के लोग हैं, कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो रोज़ाना हर शाम को वहाँ के ज़िले के एसपी को, डीसी को फ़ोन करते थे और वहाँ का हालचाल पूछते थे।
हमारी सरकार के वक्त में मैंने डिप्टी कमिश्नर और एसपी और दूसरे बड़े अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपकी डे टू डे रिपोर्ट हासिल करने के लिए मैं रात को 12 बजे तक कभी भी टेलीफोन पर संपर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात थी कि ये सरकारी अधिकारी रात को शराब पी के खाना खा के सो जाते हैं, इन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं होती। अब जब चीफ मिनिस्टर का ये डर होता था कि चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन किसी वक्त भी आ जाएगा, तो वो रात के 12 बजे तक जागते रहते थे। इसका मतलब दारू नहीं पी सकते थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों पे अगर लगाम रहेगी, अधिकारी अगर सही अपनी ड्यूटी करेंगे तो ही कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वो स्वस्थ रूप से जो है कहीं ना कहीं वो अपना कार्य भी कर पाएंगे और जो भी लोगों के लिए उनकी ड्यूटी है वो भी निभा पाएंगे। ये बात थी प्रशासनिक। अगर हम चौटाला साहब राजनीति की बात करें तो लंबे समय तक आपने राजनीति की और अभी भी आप सक्रिय हैं और हरियाणा के ऐसे इकलौते आप राजनेता हैं, जितनी मुझे समझ है कि आप 88 साल के हो चुके, 87 के बाद 88 में आपका साल लग चुका है, कि जो अभी भी इतनी उम्र होने के बाद सक्रिय रूप से लोगों के बीच जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। अभी हाल ही में एक और आपने इतिहास रचा, जो लगातार आपने कवायद शुरू की थी कि एक तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, एक नए मोर्चे का गठन किया जाए। और जो चौधरी देवलाल जी ने जो वोट कलम में रैली की थी और पूरे के पूरे उस समय के विपक्ष के नेता को एक मंच पर लेके आए, उसी तरीके से आप भी कहीं न कहीं उसमें कामयाब हुए और फतेहाबाद रैली में आप सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को लेके आए। 2024 के जो आने वाले चुनाव है, क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि आप लंबे समय से इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या सारे के सारे नेता एकजुट होकर जो आपकी सोच है उस पर खरा उतर पाएंगे, क्योंकि आप प्रयास में लगे हुए हैं? निश्चित रूप से जुड़ना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आज सभी लोग मौजूदा कुशासन से दुखी हैं, परेशान हैं। और दुखी और परेशान लोगों के सामने एक ही विकल्प है कि इस कुशासन का अंत किया जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब सभी विपक्षी दल के लोग इकट्ठे हों। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। मेरे पिताजी ने विकट परिस्थितियों में सभी दलों को जोड़ करके सरकार का पतन किया था। हमारा भी यही प्रयास है और निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलेगी। सभी विपक्षी पार्टियों के लोग जुड़ेंगे, तीसरे मोर्चे का गठन होगा और देश में इस कुशासन का अंत होगा। चौटाला साहब, वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो जब से इनेलो पार्टी अलग हुई, उससे जेजेपी निकल गई, तो आज भी जो आपके पुराने वर्कर हैं कुछ आपकी तरफ रह गए और कुछ उस तरफ चले गए थे। तो कहीं न कहीं उन लोगों में चर्चाएं होती है कि काश अगर हम एक साथ रहते तो राज आ जाता, या फिर इतने हम कमज़ोर नहीं होते, कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक स्थिति अच्छी होती। और आज भी कहीं न कहीं गली ग्वांड में नुक्कड़ पर ये चर्चाएँ होती है कि क्या फिर से चौटाला साहब के नेतृत्व में जो चौटाला परिवार है, जो आपके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला आपके पोते, क्या फिर से वो एक हो सकते हैं? ऐसी चर्चाएं आम लोग भी करते हैं। राजनीतिक पार्टियों में केवल जज्बा की बात को छोड़िए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी परिवार नहीं होता, पार्टी एक जमात होती है और सफलता उसी जमात को मिलती है जो सभी के प्यार का अनुभव का इस्तेमाल करे। इसलिए मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि सभी दल इकट्ठे होंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। चौटाला साहब, आप अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं जैसे आपने चौधरी देवलाल की राजनीति को आगे बढ़ाया, हालांकि देवलाल जी के तो बेटे रणजीत जी भी हैं, हालांकि वो सरकार के साथ है, लेकिन हम इनेलो की बात करें, आपने देवलाल जी की राजनीति को आगे बढ़ाया, आपके बाद अभय सिंह चौटाला कहीं न कहीं आपकी पार्टी को आगे चला रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि जैसे चौधरी देवलाल जी ने इस्तीफा दिया था, तो कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला ने भी किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया, फिर से वो जीत कर जो है विधानसभा पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? आदमी सीखता है।
और हमें सीखने के लिए जो अवसर मिला है वो किसी और को नहीं मिला। क्योंकि मेरे पिताजी जन्म से लेके आखिरी सांस तक इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष में जूझते रहे कि देश के लोगों की मूलभूत ज़रूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर होना चाहिए। हमारी पार्टी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। हमारा केवल एक ही असूल है कि लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी की जाए, और उसके लिए जो चीज़ें हमें सीखने को मिली है वो किसी और को नहीं मिली। इसलिए हम दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं चौटाला साहब, हरियाणा पंजाब की बात करें, क्योंकि आपके सामने जो है हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ। वैसे तो हरियाणा पंजाब के काफ़ी मसले हैं, चाहे हम राजधानी की बात करें या हमारी जो चंडीगढ़ में विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा, उसकी बात करें, या फिर पानी का मसला, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। लेकिन अब अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री की और पंजाब के मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई पानी को लेकर। हालांकि बैठकें पहले भी होती रही है, आपके दौर में आपने प्रयास किया, SYL नहर बनाई भी गई थी कुछ हद तक। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जैसा कि आपको पता है, वो ये कह रहे हैं, वही रटा रटाया जवाब उन्होंने दिया है जो पहले के मुख्यमंत्री देते थे पंजाब के, कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। अगर हरियाणा को पानी चाहिए तो प्रधानमंत्री से मिलकर या तो गंगा नदी से पानी लेकर आएँ या यमुना नदी से पानी लेकर आएँ, या फिर अपने पानी का कोई और बंदोबस्त करें, जबकि हरियाणा का जो हक है वो SYL के पानी पर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला है। शाह आयोग के फैसले के मुताबिक जो बंटवारा हरियाणा और पंजाब का हुआ है, हम उसको अमली जामा पहनाने के प्रयास में हैं। इसलिए ना सिर्फ SYL को बर्बाद करने का इन्होंने काम किया जी, बल्कि उससे पहले जो दूसरी नहरें थी उसमें भी उन्होंने मिट्टी भरने का काम किया। पंजाब की सरकार चाहे किसी की रही हो, उनकी नीयत खराब है। वो दूसरों का हक छीनने में यकीन रखते हैं, और हमारी एक सोच है कि हम किसी का हक तो नहीं छीनना चाहेंगे, लेकिन अपना हक भी नहीं जाने देंगे। शुक्रिया चौटाला साहब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने वो इतिहास की बात करें, या फिर जो इनका राजनीतिक जीवन था जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, या फिर इनकी अगर हम निजी जीवन की बात करें, जो इनका कहीं ना कहीं जिस तरह की दिनचर्या रहती हो, तमाम की तमाम बातें चौटाला साहब ने हमारे साथ की। आगे भी हम जब भी चौटाला साहब से मौका मिलेगा बातचीत करते रहेंगे। हालांकि ये चौथी या पाँचवीं बार है जिसमें हमने चौटाला साहब से बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।